तुम्हें बच्चा हुआ है और जॉन्डिस है तो इसको इतना लाइटली मत लो। मैं तो जॉन्डिस को कुछ नहीं समझती थी उसने मुझे बहुत कुछ समझाया। ट्रांसप्लांट के बाद एक सर्जरी हुई, जो इसको रेस्पिरेटरी इशू भी हो रहा था और पेट में पानी बन रहा था, तो पेट में पानी जो वेन की नैरोइंग से हो रहा था उसको ठीक करने के लिए एक सर्जरी करनी थी। बट वो सर्जरी बहुत ही रिस्की था क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा सिक था। क्या आपको रिलेशनशिप में काफी इश्यूज आ रहे हैं, या फिर फैमिली में है काफी दिक्कत है, या फिर आपको करियर में पाथ नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको फिटनेस से रिलेटेड काफी दिक्कतें आ रही हो, या फिर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। सो डोंट वरी, आप जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स, ऐसे लाइफ कोचेस, ऐसे साइकोलॉजिस्ट और बाकी सारे बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। हम आपको गारंटी देते हैं कि ये आपको प्रोवाइड करेंगे गारंटीड रिजल्ट्स, और इनके हमें बेहतर रिव्यूज ही मिले हैं, तभी आप इनसे कनेक्ट करेंगे। तो आज ही डीएम करें और जुड़े हमसे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टीवीटी। टुडे वी आर हियर विद रिचा सिंह, जो कि आज हमें बताएंगे अपनी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में कि कैसे लाइफ में इतनी डिफिकल्टीज के बाद भी उन्होंने उठकर उनका डटकर सामना किया। सो लेट्स वेलकम मैम। Hello Niharika, my name is Richa Singh. I belongs to Bihar and I currently live at Greater Noida, and I'm going to discuss my journey which started with miscarriage and with liver transplant of my sweet little baby. And more than any introduction, right now I'm a proud mother of a fighter baby, जिसकी जर्नी बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी। एंड आप अगर किसी टफेस्ट फेज में भी होंगे तो ये आपको मोटिवेट जरूर करेगी। सो मैम, मेरे को आपकी जर्नी के बारे में जानना है। लाइक आपकी जर्नी में काफी डिफिकल्टीज आई हैं, आपके मल्टीपल कैरेजेस हुए हैं, मिसकैरेजेस हुए हैं। सो वो उस जर्नी का आप पर मतलब इमोशनली कैसे इम्पैक्ट पड़ा? एक्चुअली शादी के बाद मैं रेडी नहीं थी कि मुझे मतलब आई वांट टू टेक टाइम, कि थोड़ा टाइम ले लेते हैं, आप थोड़ा फाइनेंशियली ग्रो हो जाओ उसके बाद। बट आफ्टर कोविड मेरे को पहला बेबी कंसीव हुआ एंड पता नहीं था मुझे, और मैं पहले ही प्रेगनेंसी में केदारनाथ की चढ़ाई भी चढ़ गई थी, मुझे पता ही नहीं था। फिर जब आई तो फिर लगा कि नहीं बहुत थकान है, जो भी है। फिर मैंने टेस्ट किया तो पॉजिटिव था जी। तो बट अच्छी फीलिंग थी कि ठीक है यार, आपको बच्चों से प्यार है, एंड बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। मुझे लगा कि ठीक है यार, अब ओके। बट आफ्टर 3 मंथ जब एक अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें पता चला कि बेबी प्रॉपर्ली ग्रोन नहीं है, और मतलब आप कितना भी कुछ कर लो उसके मतलब उसे बचा नहीं पाओगे, और वो मतलब वर्थ इट नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, आप तो इसको अबॉर्ट करो, और वो भी एक नॉर्मल प्रोसीजर से करना था, नेचुरली करना होगा क्योंकि उसका टिश्यू चाहिए इनको फॉर द टेस्ट कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्यों है। देन सेकेंड प्रेगनेंसी में नॉर्मल मिसकैरेज हो गया था, मिस प्रेगनेंसी थी। एंड थर्ड वन बहुत ही हिलेरियस था, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। वो ट्यूब में प्रेगनेंसी थी, एंड वो बीटा एससीजी हर 2 दिन में जो बढ़ता है वो उस रैपिडली से नहीं बढ़ रहा था। एंड डॉक्टर टोल्ड कि ठीक है, आप 15 डेज का टाइम लो, देखते हैं क्या होता है। बट उस 15 डेज पे वो थी नहीं, उनको कहीं बाहर जाना था। और मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि मेरे अंदर कुछ ठीक नहीं है। मैं फिर एक दिन ब्रेक लिया मैंने ऑफिस से, यार एक 2-3 डॉक्टर के पास गई, अपोलो भी गई, एंड उन्होंने तो बोला कि नहीं नहीं आपको बहुत दिक्कत है, आप तुरंत एडमिट हो जाओ। पता नहीं क्यों मैंने कहा नहीं नहीं कहीं और देखते हैं। मेरे हस्बैंड भी नहीं थे उस दिन, बहुत दूर थे, वो रेवाड़ी में थे। एंड जिस दिन वो आए, मतलब वो तो खैर रात तक आए, पर रात तक मैंने 2-3 हॉस्पिटल में जाके खुद को डायग्नोज करा के ये कंफर्म कर दिया था कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, और इसके लिए आपको एक सर्जरी करानी पड़ेगी, आपको अपना एक फैलोपियन ट्यूब हटाना पड़ेगा। बट एक्टोपिक के बाद ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, बट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, थोड़ी दिक्कतें होती हैं जी। बट ठीक है, वो सर्जरी कराई, वो भी बहुत पेनफुल था। मतलब आप भगवान से कहते हो ना कि यार क्या कर रहे हो आप, मतलब ये क्या है, इतनी मिसकैरेज कर रहे हो उसके बाद भी आप एक सर्जरी के लेवल पे ला रहे हो, और सर्जरी से तो हर इंसान डरता है, ठीक है। बट वो मेंटली बहुत ही ट्रॉमेटाइज होता है। जो भी लेडीज इस फेज से गुजर रही होंगी उनको पता है कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इट्स नॉट अबाउट द प्रोसेस, बट आप बहुत ही वीक फील करते हो, बहुत ही हीन भावना आती है। एक तो आसपास के लोग आप पे इतने कमेंट करते हैं, अरे इसका हो रहा उसका हो रहा उसका, अरे भाई सबकी बॉडी अलग है, सबकी जर्नी अलग है जी।
पर हाँ वो बहुत ही पेनफुल था, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती थी कि इसको हो गया, उसको हो गया, मुझे क्यों नहीं हो रहा। तो लेकिन मैं उससे हार नहीं मानती थी, मैं वेट नहीं करती थी कि ठीक है ये डॉक्टर या वो डॉक्टर। मैं डॉक्टर बहुत चेंज किए एंड लास्ट में मैंने जीवा फर्टिलिटी सेंटर है, मैंने सोचा कि नहीं शायद नहीं हो रहा, हम IVF के लिए ट्राई करते हैं। बट उन्होंने बहुत मुझे समझाया कि नहीं तुम्हारे अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हो या PCOD की दिक्कत है इस वजह से हो रहा है, रुक जाओ, मैं पहले एग्जामिन तो करने दो कि तुम्हें प्रॉब्लम है या नहीं है। बट वो फर्स्ट गो में ही आई कंसीव्ड, और तब लगा कि नहीं सब अच्छा है और इस बार तो सब कुछ अच्छा होगा। एक इंटरनल फीलिंग थी कि सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। जी बिल्कुल। पर हाँ ये मेंटली बहुत डाउन फील कराता है। बट मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस बहुत ही हानिकारक होता है जो बाद में आपको इम्पैक्ट दिखते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में रहती थी, शायद उसी वजह से ये सब चीजें हो रही थी। तो आप भी अपने बेबी के जो थे लिवर ट्रांसप्लांट डोनर थे, तो वो डिसीजन मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे लेना पड़ा? एक्चुअली मैं अपने होम टाउन में थी जब मेरा बेबी हुआ, और तब मुझे लगा कि अब जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई, यू मतलब आप कंप्लीट फील करते हो जी। और एक तो वो सिजेरियन था, आप हील नहीं किए थे तब तक। मुझे 25 दिसंबर को पता चलता है कि नहीं आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम है। एंड तब वहीं थे आप, इमिडिएटली तो दिल्ली आओगे नहीं, मैं वहीं थी, आप वहीं पे एग्जामिन होता रहा कि ठीक है क्या करना है कैसे करना है। बिहार से हूँ मैं, तो आरा में थी, पटना गए, वहाँ के लोकल डॉक्टर ने एग्जामिन किया। फिर एक दिन एक डॉक्टर ने बोल दिया कि आप इसको इमिडिएटली लेकर जाओ, इसको एडमिट करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है, आप लेकर जाओ। तो एकदम से रात का टाइम था, आपके पास कुछ भी मतलब फ्लाइट भी नहीं ले सकते थे, ठंड का टाइम है, कार से भी नहीं आ सकते थे। फिर अपने ट्रेन से प्रेफर किया, विदाउट टिकट स्लीपर बोगी, और TT की सीट पे हमने जैसे तैसे एडजस्ट करके मैं और मेरी मदर लेकर आए। नेक्स्ट डे हम डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि इसकी बायोप्सी करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि इसको प्रॉब्लम क्या है। जी। तो बायोप्सी में पता चलता है कि इसकी जो एक वेन है वो प्रॉपरली करेक्टेड नहीं है, वो ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से बाइल फ्लो नहीं हो रहा और बाइल लिवर के अंदर जा रहा है, तो वो लिवर को डैमेज कर रहा है। तो इसको बोलते हैं बिलियरी अर्टिशिया। ये एक बीमारी है जो न्यूबॉर्न बेबी में आजकल मैंने तो बहुत देखा, अब पहले नहीं देखा था बट अब तो बहुत लोगों ने देखा है। तो उसके बाद उन्होंने एक प्रोसीजर किया, इसको कहते हैं कसाई प्रोसीजर, जिसमें वो एक वे बना देते हैं, बट लिवर कितना रिस्पॉन्ड करेगा कितना नहीं करेगा ये बच्चे के लिवर पे डिपेंड करता है। ये डॉक्टर नहीं बता सकते कि नहीं इस प्रोसीजर के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये प्रोसीजर कितना सक्सेसफुल है इसको देखने के लिए भी 3 महीने का टाइम लगता है कि 3 महीने में बच्चा कैसा रिस्पॉन्ड करता है। जी। तो आफ्टर सर्जरी ही डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये रिस्पॉन्ड तो इतना अच्छा नहीं कर रहा है, आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है, एंड आप मेंटली प्रिपेयर रहना। बट मेरा बच्चा घर जाने के बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करने लगा, एकदम से बिलिरुबिन डाउन होने लगा। तो मुझे लगा कि नहीं अभी ठीक है, एंड डॉक्टर ने बोला कि ठीक है अभी रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई बात नहीं हम देखते हैं। 6 महीना 6 मंथ के बाद वो बिलिरुबिन स्टक हो गया, वो और वेट गेन नहीं कर रहा था। बच्चे का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, वो वेट गेन नहीं कर रहा था सही से। फिर डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि नहीं इसका लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, लिवर बहुत ही ज्यादा डैमेज है, लिवर सिरोसिस हो रहा है, एक्यूट फेलियर ना हो उससे पहले हमें ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। जी। तो तब हमने डिसाइड किया लास्ट ईयर जुलाई में ये फाइनल हो गया था कि ट्रांसप्लांट करना है, और अगस्त में हमने ये ट्रांसप्लांट कराया था। ओके। तो अभी जो आपने टर्म बताया बिलियरी अर्टिशिया, तो इसको लेकर पेरेंट्स को क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या उन्हें पता रहना चाहिए? जब बच्चा होता है तो उसको जॉन्डिस होता है, नॉर्मली हर बच्चे को होता है, बहुत ही कॉमन है। आप फोटोथेरेपी कराते हो, धूप दिखाते हो, बच्चा ठीक हो जाता है। बट अगर परसिस्टेंट जॉन्डिस है, यूरिन उसका बहुत डार्क है और स्टूल वाइट है या पेल येलो है, प्रॉपर येलो नहीं है, तो आपको डॉक्टर विजिट करना चाहिए कि क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि अगर ये सारी सिचुएशन है तो बिलियरी अर्टिशिया है, कुछ और भी हो सकता है, बट आपको विजिट करना चाहिए। डॉक्टर लिवर के एंजाइम्स वगैरह टेस्ट करते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि लिवर में कितना डैमेज है। लाइक अगर GGT बहुत बड़ा हुआ है
तो डैमेज है, ओटीपीटी भी बड़ा रहता है, बिलिरुबिन कितना है उससे भी पता चलता है कि ये बीमारी की मतलब ये यही दिक्कत है या कुछ और चीज है। इससे एग्जामिन कर सकते हैं। अगर बच्चा हुआ है और जॉन्डिस है तो इसको इतना लाइटली मत लो। मैं तो जॉन्डिस को कुछ नहीं समझती थी उसने मुझे बहुत कुछ समझाया। जी, तो ये जो ओवरऑल मेडिकल प्रोसीजर था, तो इसमें डॉक्टर्स का मतलब क्या रोल होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आप कहाँ करा रहे हो, एक तो ये प्रोसीजर हर तरीके से आपको निचोड़ के रख देता है। मतलब आप हर तरीके से इमोशनली, फिजिकली बहुत ड्रेनिंग है, फाइनेंशियली। तो आप कहाँ करा रहे हो ये मतलब ये सोच समझ के कराना चाहिए। किसी अच्छे हॉस्पिटल में ही कराओ एंड किस डॉक्टर से करा रहे हो, आपको उनकी बातों से कितना कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आप कितने सेटिस्फाई हो, आप वो सब चीजें देख के कराओ। एक्चुअली हमने हमारे जो डॉक्टर हैं निशांत वाधवा, वो लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन नहीं है बट वो हेपेटोलॉजिस्ट है। तो उन्होंने हमें डॉक्टर धीर से मिलवाया था जो लिवर सर्जन है। तो सर्जरी के पहले उन्होंने हमें काफी समझाया कि क्या वर्कअप होता है, डोनर का क्या रोल है, डोनर कैसे डिसाइड करेंगे हम जी, एंड बच्चे पे क्या इम्पैक्ट आएगा। उन्होंने कहा आप बहुत होपफुल मत रहना क्योंकि बच्चे की पहले एक सर्जरी हो चुकी है, बच्चा बहुत छोटा है, बच्चे का वेट भी नहीं है, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। बट क्या होता है ना कि आपकी एक इनर इंस्टिंक्ट भी होती है। मुझे पता नहीं क्यों उनसे ज्यादा उन पे भरोसा था कि ये कर लेंगे, ये सारी बातें ये बस कहने की होती है ना। लाइक अगर कुछ मिसहैप हो जाए और सब डॉक्टर को कुछ बोलने लगे, इसकी वजह से ये सारी स्टोरी है। लाइक ये मेरे को समझा रहे हैं बट ऐसा कुछ नहीं है, ये कर लेंगे, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ये कर लेंगे। एंड डोनर की भी उन्होंने बताया था कि डोनर को ऐसा कोई रिस्क नहीं होता, बट कोई भी सर्जरी है तो 0.1% रिस्क रहता है, बट डोनर रिकवर कर जाते हैं। एंड डोनर के लिए ब्लड ग्रुप मैच होना था तो हम दोनों पेरेंट्स में से सिर्फ मेरा ही मैच हुआ। एंड डोनर का वर्कअप भी काफी लंबा चला, 1-1.5 महीने तक हम दोनों के टेस्ट चले एंड उसके बाद डिसाइड हुआ। लकीली भगवान की दया से ये शुक्र था कि चलो 1 गो में डोनर फाइनल हो गया। वरना फिर आप पैसे अरेंज कर लोगे बट डोनर कहाँ से अरेंज करो, आप किसको फैमिली मेंबर में बोलोगे भाई तुम दे दो, मतलब कैसे कह सकते हो किसी को अपनी लाइफ रिस्क पे रखो कितने छोटे बच्चे को बचाने के लिए। बट वहां मैं लकी थी कि डोनर फाइनलाइज हो गया। एंड ट्रांसप्लांट का डे हम डिसाइड कर रहे थे कि लाइक कब कराएं, कैसे कराएं, और भगवान ने वो दिन भी चुना, वो जन्माष्टमी का दिन चुना था कि जन्माष्टमी के दिन उसकी सर्जरी होनी थी। एंड एक दिन पहले हमें एडमिट होना था तो उसको मैं कान्हा बना कर ले गई थी, प्रॉपरली कान्हा के ड्रेस में ड्रेस सब था। एंड बाद में जब मेरी डॉक्टर से बात हुई सर्जन से तो उन्होंने कहा कि पता है रिचा, मैंने जब उसको कान्हा के रूप में देखा ना तब मुझे बहुत हिम्मत मिली और मैंने अपनी वाइफ से जाके बोला कि कल देखना कल सब अच्छा होगा, क्योंकि वो कहते कि तुम इतनी पॉजिटिव थी तो हमें भी लगा कि नहीं मतलब अच्छा होना चाहिए, मतलब जी बच्चे के साथ अच्छा होना चाहिए। हॉस्पिटल का रोल इसमें बहुत ज्यादा था क्योंकि हमारी रिकवरी फेज बहुत लंबी रही। एंड आप जहाँ पे रह रहे हो, इतना लंबा रह रहे हो, आपके बच्चा इस कंडीशन में है और आपकी सराउंडिंग्स कैसी है उसका बहुत फर्क पड़ता है। सो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। 2.5 महीने तो हम आईसीयू में ही रहे थे। सो नर्सेज आती थी जाती थी, डॉक्टर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, बट आप वहीं पे स्टिक हो। तो अब 2.5 महीने अगर अपने होम टाउन भी जाके रहो तो कोई ना कोई बात पिंच हो जाती है। बट वहाँ का माहौल अच्छा था, सबने बहुत रिगार्ड किया, सबको ये पता था कि ये क्या सफर कर रही है, तो इस चीज का रिगार्ड करते थे। कई बार डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं होता था देने के लिए कि क्या बताएं क्या बोले। मतलब ट्रांसप्लांट था, ट्रांसप्लांट करा लिया, बट अब बच्चा क्यों नहीं ठीक हो रहा। तो वो जर्नी काफी टफ थी, बट हाँ डॉक्टर्स का सपोर्ट था। एंड डॉक्टर निशांत वाधवा वो तो मतलब जस्ट लाइक फैमिली मेंबर थे कि कई बार मेरे पास कुछ नहीं होता था पूछने के लिए कि मैं तो वहाँ सब कुछ देख रही थी, आईसीयू में बैठ के मुझे रिपोर्ट्स भी पता थी, मैं बच्चा भी पता था, सब कुछ देख रही थी मैं। बट कई बार कुछ नहीं होता था पूछने के लिए कि लाइक अब क्या पूछूं, मतलब क्या बोलूं उनसे। बट मैं जाके नॉर्मली बैठ जाती थी एंड कंसोल में कि ठीक है, टाइम है, फेज है। कभी कभी कोई बात ना स्टक हो जाती है आपके दिमाग में कि अगर वो कह रहे हैं ना तो सब ठीक हो जाएगा। लाइक एक दिन का इंसिडेंट है कि हम ट्रांसप्लांट करा के इसको घर ले जा चुके थे, बट आफ्टर इसने ट्रांसप्लांट एक RSV वायरस कैच किया था और
बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में हम लेकर आए थे, लाइक ऑक्सीजन सपोर्ट पे कर गया था, बट जब तक हम इसको नीचे ले आ पाते, नीचे एम्बुलेंस खड़ी थी, इसने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। आंखें बड़ी हो गई थी, मैं पास के हॉस्पिटल में इसको CPR दे देकर जैसे तैसे ले गई थी। तो फिर वहाँ मेन हॉस्पिटल जब पहुंचे तो 2 दिन उन्होंने वेट करा कि इसको वेंटिलेट ना करना पड़े, क्योंकि वेंटिलेशन से निकालना एक बहुत ही टफ प्रोसीजर था उसके लिए, क्योंकि छोटा बच्चा है जी। तो उन्होंने वेट किया, बट तीसरे दिन उनको लगा कि नहीं, अब बिना वेंटिलेशन के काम नहीं चलेगा। तो वेंटिलेशन का जो फ्लो होता है वो मे बी मेडिकली आई एम रॉन्ग, बट जहाँ तक मैंने देखा कि 30-40 देते हैं तो आप 100 SpO2 मेंटेन कर लेते हो, बट इसको 80 दे रहे थे और ये मेंटेन नहीं कर रहा था। तो जो नॉर्मल वेंटिलेशन होता है वो काम नहीं कर रहा था। अब आप सोचो कि एक मदर को क्या फील हो रहा हो कि बच्चा वेंटिलेशन पे भी सपोर्ट नहीं कर रहा, क्या कर रहा है। मैं 10 बजे रात में उनको फोन कर रही हूँ कि सर ये नहीं कर रहा, क्या हो रहा है। एंड मैं रो भी रही थी, क्योंकि वेंटिलेटर नॉर्मल लोगों के लिए है कि नहीं, मतलब वो अच्छी चीज नहीं है ना। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप घबराओ मत, हम कर लेंगे, हम इसको वेंटिलेशन से निकाल लेंगे, आप डरो मत, कर लेंगे, वेट करो। फिर इसको हाई फ्लो वेंटिलेशन पे डाला, जो मैंने शायद जिंदगी में पहली बार सुना कि अच्छा हाई फ्लो वेंटिलेशन भी होता है। एंड ठीक है, उस पे भी उसको शायद 60 या 70 पे दिया, तब जाके उसने मेंटेन किया। तो वहां पे जाके डॉक्टर को थोड़ा राहत मिली। जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे वो सुबह 5 बजे तक उसके केबिन में खड़े ही रह गए कि नहीं, मैं छोड़ के नहीं जा सकता, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते कि कब इसको क्या जरूरत पड़े, बच्चा सिक है। तो उन्होंने वेट करा, पर हाँ उस दिन डॉक्टर ने मुझे एक चीज बोली कि मैं निकाल लूंगा इसको, तुम डरो मत, जस्ट डोंट वरी। मुझे एकदम क्लियरली याद है। और इतना सब कुछ होने के बाद मैं 3-4 बजे जाके सो गई। मैंने कहा जो होगा सुबह देखेंगे, सो गई। मतलब डॉक्टर्स आपको किस तरीके से कंसोल करते हैं ना, ये मतलब वो उस टाइम कोई फैमिली मेंबर की बातें भी आपको अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि वो क्या बोलेंगे, आप उनको संभालने में लगे रहते हो, बट डॉक्टर्स की बातें ज्यादा आपको अच्छी लगती हैं कि हाँ ये एग्जैक्ट सिचुएशन बता रहे हैं जी। तो डॉक्टर्स का रोल तो बहुत ज्यादा था, बहुत सपोर्टिव थे सारे। काफी हेक्टिक जर्नी रही है आपकी। बहुत। तो इसमें मतलब आपको कितना इमोशनली सपोर्ट मिल पाया अपनी फैमिली से या फिर बाकी लोगों से? फैमिली से ये था कि किसी को तो स्ट्रांग बन के आगे खड़ा रहना है, किसी को तो डिसीजन लेना है कि हाँ ये चीजें कब करानी है, कैसे करानी है, क्या करानी है। तो हमारी फैमिली में मैं ही थी जो आगे बढ़ के ये सब बातें कर रही थी। डॉक्टर से बात करना हुआ या कोई डिसीजन लेना हुआ या कब कराना है, कैसे कराना है, कहाँ कराना है, ये सारे डिसीजंस मेरे थे। सब थे, बट सब एक कदम पीछे थे कि ठीक है कुछ गड़बड़। आज भी मुझे सुनने को मिलता है तुमने जल्दी कर दी, तुमने जल्दी कर दी मुझे लगता है कि नहीं, शायद ये इसी टाइम पे होना था, और किसी को तो जल्दी करनी थी, किसी को तो पैनिक करना था। तो मुझे लगता है कि अच्छा वो मैंने कर लिया, बजाय कि मैं ये मतलब मैंने वहां देखा कि कुछ बच्चों के सर्जरी होने थे बट वो सर्जरी तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो मैं वो रिग्रेट कभी नहीं रखना चाहती थी। मुझे लगता था कि मैं जितना जल्दी हो सके आप अपना बेस्ट दो। आप टाइम को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते थे कि ठीक है ट्रांसप्लांट आप 9 मंथ पे कराया था मैंने, आप 9 मंथ से 19 मंथ तक भी नहीं जा सकते थे कि आप 1 साल बाद कराओ। आपको कराना वो 15-20 दिन का, 1 महीने का फर्क पड़ जाता, इससे ज्यादा नहीं था जी। बट मेरी थॉट ये थी कि सर्जरी पहले हो और रिकवरी फेज स्टार्ट हो। तो इसमें डिसीजन किसी ना किसी को तो लेना था। सो मैम एक बार आप लिवर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर के बारे में बता सकते हो कि सर्जरी से पहले या फिर बाद में हमें क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं? लिवर ट्रांसप्लांट बेसिकली बड़ों में भी होता है, छोटे बच्चों में भी होता है। छोटे बच्चों में ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो बहुत नैरो होते हैं, बहुत पतले होते हैं, तो डॉक्टर्स के लिए थोड़ा रिस्की है। एंड बड़े लोगों में ये होता है कि ब्लड वेसल्स अच्छे होते हैं, उनके पास वेट गेन होता है, वो अगर कोई पेन हो तो बता सकते हैं, बच्चे ऐसा कुछ नहीं बता सकते जी। तो थोड़ा बच्चों में ज्यादा रिस्की है, कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या होता है कि हेल्दी डोनर से लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं। अगर बड़े हैं लाइक एडल्ट हैं तो राइट लोब लेते हैं,
और अगर छोटा बच्चा है तो लेफ्ट लोब लेते हैं, और लेफ्ट लोब का भी बहुत छोटा पार्ट करके इतने छोटे बच्चे में फिट करना होता है। और मेरे बच्चे के पेट में इतनी जगह नहीं थी, तो उसको प्लेस भी डिफरेंट जगह किया गया है। ये तो सर्जन की मेहरबानी है, तो उसको बहुत ही डिफरेंटली प्लेस किया गया हुआ है। एंड ट्रांसप्लांट तो बहुत ही रिस्की प्रोसीजर है, बहुत ही टफ है, बट रिवॉर्डिंग है। आप बाद में रियलाइज करते हो कि सही डिसीजन रहा। एंड पहले ट्रांसप्लांट के पहले आपको कोई, वैसे तो नॉर्मल सर्जरी में तो आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, बट डोनर के वर्कअप बहुत ज्यादा होते हैं कि डोनर प्रॉपरली फिट होना चाहिए देने के लिए, क्योंकि आप एक तो बच्चा सिक है ही, उसके बाद आप एक हेल्दी इंसान को सर्जरी के लिए ले रहे हो, तो वो मीन्स 2 जान को आप एक साथ रिस्क पे डाल रहे हो, तो थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ता है। एंड सर्जरी के टाइम, वैसे तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे डर नहीं लग रहा था, जस्ट वरिड फॉर माई चाइल्ड कि मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। बट जब वो स्ट्रेचर लेकर आते हैं कि हाँ अब आपको जाना है, एंड आपको पहले लेते हैं बच्चे को बाद में लेते हैं, तो उस टाइम मैं बहुत रोने लगी थी कि, और रोना भी इस वजह से आ रहा था कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, या बच्चा जल्दी ठीक हो गया तो मैं ठीक नहीं हुई तो उसको कौन देखेगा, उसको मतलब एक तो वो दर्द में है, बट उसको वो इमोशनल वाली फीलिंग कौन देगा, उसको होल्ड कौन करेगा, मेरे को कट लगा होगा, मैं कैसे होल्ड करूंगी, कैसे क्या करूंगी, तो ये सारी चीजें थी। बट ये सर्जरी से आपको डर तो लगता ही है। जब वो मुझे ले जा रहे थे, बिल्कुल ओटी के पास पहुंच गए, तो तब मैं बहुत ज्यादा रोने लगी थी। तो जो ले जा रहे थे उन्होंने कहा कि आप बच्चे को अपने हाथ में ले लो। मैंने कहा नहीं, मेरा बच्चा सो रहा है, वो जग जाएगा। मैं जगाना नहीं चाहती थी क्योंकि बहुत देर तक उसको भूखे रखा था उन्होंने, तो मैंने कहा कि नहीं वो जग जाएगा, ठीक है वो सोता रहे। मेरे हस्बैंड की गोद में सो रहा था जी। जब अंदर ले जाते हैं तो हालांकि मैंने देखना ज्यादा जरूरी नहीं समझा कि कहाँ क्या रखा है क्या नहीं, मैं नहीं देख रही थी। बट हाँ, जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात मेरे को बोली कि आपको इसको, आपने एक बार जन्म दिया है, आपको इसको दोबारा जन्म देना है, और आपको देवकी बन के जन्म देना है, और यशोदा की तरफ पालना है इसको। और बातें होती हैं, आप डर जाते हो, मतलब डर तो लगता है ना कि क्या होने वाला है। पर उन्होंने मतलब मेरे को वेंटिलेट करने के पहले उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई लॉर्ड कृष्णा की, कि जन्माष्टमी का ही दिन था, और जन्माष्टमी के दिन उन्होंने बताया कि जब सब कृष्ण को कुछ ऑफर कर रहे थे, तो बांस का जो पेड़ होता है उसके पास कुछ था नहीं देने के लिए, तो वो बहुत दुखी हुआ कि मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए। तब भगवान ने ये बोला कि मैं तुमको मांगता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर होल करूंगा इफ यू आर रेडी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको समर्पित हूँ, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो मेरे साथ। तो उन्होंने उन बांस के अंदर 3 होल कर अपने पास सजा के रखा, और कृष्ण को हम बिना बांसुरी के तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। तो जिसके पास कुछ नहीं होता देने के लिए, भगवान से कुछ ज्यादा ही ऊपर उठाते हैं। तो उन्होंने मुझे इस तरीके से कंसोल किया कि आप एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो, तो डरो मत, हम आपको ही बचाएंगे, आपके बच्चे को ही बचाएंगे जी। बट जब वो उठा रहे थे मुझे, तो मैं यही बोल रही थी कि मेरा बेटा कैसा है। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको आईसीयू में शिफ्ट करें, बच्चा थोड़ी देर में आएगा। बट सुबह 7 बजे की सर्जरी स्टार्ट हुई थी, रात के 1 बज गए थे मेरे बच्चे को आईसीयू में लाने के लिए। बट ठीक है, उसके बाद से जो उसने सबको डांस करना स्टार्ट कराया, उसके बाद उसकी रिकवरी फेज बहुत टफ रही। हालांकि सभी ट्रांसप्लांट अलग है, सबका रिकवरी फेज अलग होता है। इसका थोड़ा ज्यादा ट्रिकी रहा, पता नहीं क्यों, बच्चा है या जो भी है, वो थोड़ा ज्यादा टफ रहा। ओटीपीटी के फ्लक्चुएशंस भी बहुत रहे, और बट ठीक है, मेडिकल हेल्प की वजह से बच्चे ने स्ट्रेंथ दिखाया। जब सब हार जाते थे तो बच्चा स्ट्रेंथ दिखाता था कि मैं कर रहा हूँ, तुम लोग क्यों हार मान रहे हो भाई, तुम लोग अपना काम करो, बस ऐसे ही हो जाता है। तो अभी तक की जो आपकी जर्नी है उसमें सबसे टफेस्ट मोमेंट क्या रहा है आपके लिए? सबसे टफेस्ट, एक्चुअली इसकी सर्जरीज काफी हुई, बट टफेस्ट तो लिवर ट्रांसप्लांट था। बट मेरे को पता नहीं चला, क्योंकि मैं भी वेंटिलेटेड, तो मेरे को पता ही नहीं चला कि बाहर जो रह रहा है वो क्या फील कर रहा है। लाइक मेरे हस्बैंड थे, मेरी मदर थी, भाई थे, चाची थी, मतलब वो लोग क्या फील कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता था। तो इसके बाद ट्रांसप्लांट के बाद एक सर्जरी हुई, जो इसको रेस्पिरेटरी इशू भी हो रहा था और पेट में पानी बन रहा था। तो पेट में पानी जो वेन की नैरोइंग से हो रहा था, उसको ठीक करने के लिए एक सर्जरी करनी थी। बट वो सर्जरी बहुत ही रिस्की था, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा सिक था।
और मुझे किसी ने आउट ऑफ फ्रेंडशिप बता दिया था कि मतलब रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की है, ठीक नहीं है। पर मैंने भगवान पे भरोसा करना नहीं छोड़ा। मैं पूरी रात रोई, पूरी सुबह से उसके पास थी, रो भी रही थी, उसको स्ट्रेंथ भी दे रही थी। और उस टाइम मैंने एक मंत्र है गजेंद्र मोक्ष, मैंने उसके पास स्टार्ट कर रखा था। और जितनी जितनी उस मंत्र में एनर्जी है ना कि लाइक हाथी भगवान को पुकार रहा है कि मुझे इस मगरमच्छ से छुड़ाओ, और शायद उतनी ही वेदना मेरे अंदर भी थी, उतनी ही पीड़ा से मैं भी बोल रही थी कि ये क्या कर रहे हो, मतलब आप ठीक करो। पर साथ ही साथ मैंने अपने बच्चे को भी बोला कि अगर नहीं ठीक होना है ना तो अब और पेन मत सहो, इट्स वेरी पेनफुल। आप अपने पे दर्द बर्दाश्त कर सकते हो, अपने बच्चे पे नहीं कर सकते। पर आप अपने बच्चे को, मतलब अपने बच्चे को कुछ डांटते हो, बोलते हो, तो भी आप अपने पास उसको प्यार करते हो। और आप इतने सारे वो चल रहे हैं, कभी इंजेक्शन लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आपका बच्चा रो रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। बहुत होता है तो आप खड़े रहते हो, तो बाहर चले जाते हो। तो वो बहुत ही पेनफुल था। मैंने कहा कि यार अगर ऐसे ही चलना है, ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहना है, तो फिर सही नहीं है कि सिर्फ मैं माँ बनी रहूं और माँ का टाइटल मेरे को रहे और तुम यही दर्द सहो, ये नहीं होना चाहिए। आज जो हो वो तुम्हारे पक्ष में अच्छा हो, तुम सही हो सकते हो तो ये सर्जरी सक्सेसफुल हो, नहीं हो तो मैंने भगवान को भी यही बोला कि अब बस करो, और स्ट्रेंथ नहीं बची है मेरे अंदर कि मैं और देख पाऊं। जो भी अगर मेरी गलती है, जिसकी गलती है, माफ करो जो भी है। बट जब सर्जरी के लिए वो जा रहा था एंड बहुत सिक था, लेकिन पता नहीं क्यों डोर जब ओपन होता है तो उस डोर को ऐसे देख रहा था कि मतलब कि तुम मेरे को मत देखो, मेरे को अंदर जाना है। वो फीलिंग इतनी टफ थी ना कि मैं अपने बच्चे को किस लिए भेज रही हूँ, सर्जरी के लिए या किसी और चीज के लिए, क्या होने वाला है। वो 2.5 घंटे की सर्जरी थी और मतलब मैं बाहर बैठ के मैंने खुद को वो किया कि मैं भगवान की फीट पकड़े हूँ कि भगवान कुछ गलत मत होने देना। लाइक बहुत आसान होता है कह देना कि नहीं हो रहा तो चले जाओ, मत वो करो, बट वो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। मैंने कहा भगवान अगर डेस्टिनी में नहीं है तो भी आपके पास देने की ताकत है, पूरा ब्रह्मांड चला रहे हो, मेरे बच्चे को ठीक नहीं कर सकते। और 2.5 घंटे कैसे कटा था वो बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही टफ था। उस दिन कोई और था नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड थे। और अच्छा ही हुआ कि उस दिन कोई नहीं था, क्योंकि वो दर्द सिर्फ हमारा रहा। एज अ पेरेंट्स वो पेन सिर्फ हम दोनों ही समझ सकते हैं कि वो कितना मुश्किल था जी। एंड जब सर्जरी हो जाती है और PICU की डॉक्टर थी, वो बाहर आती है, वो बोलती है कि सर्जरी अच्छी हुई। हमें डर था कार्डियक अरेस्ट का। उस टाइम तो ऐसे लगा जैसे पता नहीं क्या बोल रही है। फिर मैंने उनको गले लगा के बहुत रोई, मैं बहुत रोई। वो मेरे को बोली भी कि अब तो सर्जरी सक्सेसफुल, अब क्यों रो रही हो। मैंने कहा आप नहीं समझ सकते कि मेरे अंदर क्या चल रहा था, कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। कैसे आप उसको प्रोसेस करो, क्या करोगे आप, अपने बच्चे की इतनी सारी मेमोरी, मतलब आप रेडी, मतलब बहुत ही टफ था। फिर जब उसको निकालते हैं उसके बाद वो, एंड वो 2.5 महीने था उस टाइम ICU में। एंड वो सभी नर्सेस का बहुत प्यारा था। एंड उस टाइम मेरे घर वाले जितना फोन कॉल कर रहे थे या जितने परेशान थे, उतनी वो नर्सेस भी परेशान थी। वो सब आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रही थी। यजत का पता चला, यजत का पता चला, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ जाए। एंड जब सब हो गया तो एक सिस्टर है, उन्होंने मेरे को हनुमान जी के मंदिर पे जाने को बोला कि आप वहां जाना। मैं साथ में गई भी थी, तो इसको प्यार बहुत मिला था। मैंने बहुत जगह सर्कुलेट भी करा था। ये एक ऑरा रेकी सेंटर है, या मेरे ऑर्गेनाइजेशंस में सबको सब कुछ पता था। तो इसको हीलिंग प्रेयर्स बहुत मिली थी। सो कहीं ना कहीं सबकी दुआएं थी कि ठीक है ये ठीक होना चाहिए, तो उसी का फल था, वो ठीक हुआ। एंड फिर हम वार्ड में भी शिफ्ट हुए। उसके बाद भी लॉन्ग प्रोसीजर रहा, हम जाते आते रहते हैं वहां पे, इसका मन वहीं लगता है, ये बुलाता रहता है कि चलो वहीं, तो चलता रहता है, अभी भी जाते आते रहते हैं। बट ठीक है, वो टफ था, बट उसके बाद ठीक है, वो चीजें तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, आपको हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। बट हाँ ठीक है, वो रिकवर कर रहा है जी। तो इस सर्जरी के बाद, इस फेज के बाद, तो बेसिकली आपके ऊपर मतलब कैसे इफेक्ट पड़ा इस चीज का? मैं और ज्यादा पेशेंस आ गया मेरे अंदर, बहुत कामनेस आ गया, एक्सेप्टेंस आ गई चीजों को, कि अगर कुछ
नहीं चल रहा आपके हिसाब से, आप चीजों को एक्सेप्ट कर लो। आप जबरदस्ती जब तक फाइट करते हो ना, तब तक आपके अंदर एग्रेशन रहता है। जब आप जी। फाइट करना बंद कर देते हो कि ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है यही लाइफ है, ऐसे ही है, तो एक एक्सेप्टेंस आ जाती है, आप चीजों को डील करने लगते हो। और इस पूरी जर्नी में ना, इसने मुझे भगवान से बहुत ज्यादा कनेक्ट करा, बहुत ज्यादा, बहुत डीपली। आप कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, मैं ये सोच रही थी कि अच्छा आपने रखा है, आप ही संभालोगे। जी। ठीक है, जब ये लोग बातें करते थे ना कि इस टाइप की कि हाँ भगवान संभाल रहा था, मुझे नहीं समझ आता था। फिर जब मेरे साथ खुद ये चीजें हुई, तब मुझे लगा कि नहीं, एक सुप्रीम पावर है, वो ही आपको हैंडल कर रही है। आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप इतना कुछ हैंडल कर लो। आपकी खुद की इतनी सर्जरी हो रखी है, आपको हॉस्पिटल में पड़े हो, आप प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, आप मतलब आफ्टर सर्जरी आपको घर का खाना मिलना चाहिए, बट आपको खाना नहीं मिल रहा, आप इतना स्ट्रेस भी ले रहे हो, अपने बच्चे को भी देख रहे हो, डॉक्टर से काउंसलिंग भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो वो ऊपर वाले की देन होती है। और जब आपके पास मुश्किल सिचुएशन आती है ना, तो सपोर्ट करने के लिए भी वो सराउंडिंग्स ऐसी रखते हैं। मैं जिस हॉस्पिटल में थी, वहाँ सराउंडिंग्स ऐसी थी जहाँ हर कोई मुझे सपोर्ट करने को रेडी था। आपको लोग ऐसे मिल जाते हैं काउंसलिंग के लिए, और आपको ना उस टाइम ज्ञान की जरूरत नहीं होती कि लाइक आपको कोई आकर ज्ञान दे कि ये किस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, तुम्हारे अंदर क्या डिफेक्ट है या उसके अंदर क्या डिफेक्ट है, इसकी जरूरत नहीं होती है। एक हाथ की जरूरत होती है जो आपको समझा सके कि नो वरी, वॉट एवर द सिचुएशन इट विल पास। तो ये सब चीजें वो डॉक्टर मुझे समझाते थे। मैं कई बार हुआ कि मैं अपने बच्चे को देख के मैं एक बार उनके पास जाके बहुत रोने लगी। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने कहा नहीं ठीक नहीं है। मैंने उनसे डायरेक्टली ये पूछा कि सर कितना टाइम बचा है जी। तो उन्होंने बोला कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा नहीं वो ठीक नहीं है, आप मुझे सच बताइए, मैं हर सिचुएशन को सुनने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे सच बताइए। उन्होंने फिर मेरे को समझाया कि नहीं, आप ये सारी बातें उन्होंने ही करी कि आप बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हो, फाइट मत करो, एक्सेप्ट करो, भगवान का शुक्रिया करो, अपने ऊपर भी ध्यान दो, आपके प्रति भी आपकी निजी जिम्मेदारी है, आप भी सर्जरी से उठे हो तो आप भी करो, अपने आप को भी देखो। आपके बच्चे ने पहले भी किया है और अब भी कर लेगा, वो निकलेगा इस सिचुएशन से, थोड़ा पेशेंस रखो। तो ये सारी चीजें ऐसी, और आपका मोटिवेशन आप खुद भी होते हो, है ना। आपको उससे कैसे डील करना है ये सिर्फ आपका माइंड जानता है कि आपको उसको कैसे प्रोसेस करना है। तो अपने साथ भी बहुत सारे द्वंद चलते रहते थे कि हाँ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, बट पूरे दिन की एक पॉजिटिविटी लेके हम पूरा दिन निकाल देते थे कि ठीक है आज ये पॉजिटिव हुआ ना, कल कुछ और होगा। पर मेरा बच्चा जैसे आज पॉजिटिव है, कल पॉजिटिव है, परसों वो इतना बैकफ्लिप मारता था कुछ टाइम के बाद ऐसा हो गया कि मैं डॉक्टर्स को बताने लगी कि ये ठीक नहीं है, इसको ना NIV पे ही रख दो, इसको इस पे रख दो, इसको ऐसे कर दो। मतलब कुछ टाइम बाद मेडिकली में इतनी साउंड हो गई थी कि फिर उनको अगर उसको A लाइन डालनी है, मैं मना करती थी कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, BP ऐसे आ रहा है ना, आपको क्यों जरूरत है डालने की। हालांकि वो भी ये देखते थे कि इसको प्रिक ना करना पड़े, बट ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, हर किसी को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, बट कुछ टाइम के बाद ये मेडिकली इसने मुझे बहुत साउंड किया। मुझे मेडिसिन से बहुत डर लगता था, मैं बहुत दूर भागती थी, तो इसने मुझे बहुत सारी चीजें बताई कि हाँ क्या मशीनरी होती है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारे मेडिकल टर्म्स मुझे पता चले इसमें। जी, एक बहुत वो था कि मुझे इसका, जब हमने इसको जन्माष्टमी पे एडमिट कराया था, तो जन्माष्टमी से लेकर मेरे बर्थडे तक, 6 मार्च को इसका बर्थडे था, मेरा बर्थडे था, और 6 मार्च को इसकी एक सर्जरी हुई। उस टाइम तक हमने हर फेस्टिवल हॉस्पिटल में मनाया, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, हर चीज हम वही मनाते थे। इसका पहला बर्थडे था, हर माँ बाप का बहुत सपना होता है पहले बर्थडे को लेकर, बट ठीक है सब चीजें करी, लाइक उसके कपड़े खरीदे, सब कुछ किया जो कर सकते थे, बट हमने कुछ सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि ICU ऐसी जगह नहीं होती है जहाँ बर्थडे सेलिब्रेट कर सके, और बाकी बच्चे भी होते हैं। तो हमने ये पेशेंस रखा, भगवान को शुक्रिया किया कि ठीक है तुमने दिया है, तुम संभाले हुए हो, यही बहुत बड़ी बात है। तो बट हाँ उस दिन थोड़ा दुख हुआ था, थोड़ा हमें मन हुआ कि केक मंगा ले, और फिर लगा कि नहीं कोई बात नहीं, अगले साल करेंगे। तो मैम लास्टली जो ये आपकी ओवरऑल जर्नी है, तो ऐसे बहुत लोग हैं जो सफर कर रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि इस चीज को लेकर लोगों में मतलब सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मतलब अगर यही नहीं, अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके घर में दिख रही है या कुछ हो रहा है,
तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेडिकली आपको समझना चाहिए। अगर आपको एक जगह सेटिस्फाई नहीं, आप 2 जगह जाओ, 4 जगह जाओ, बट आप खुद डॉक्टर मत बनो। और दूसरा है कि अगर इतनी बड़ी सिचुएशन आ जाती है कि ठीक है ट्रांसप्लांट, मैंने तो कभी नहीं सुना था कि लिवर ट्रांसप्लांट भी होता है, बट ठीक है अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो भगवान पे भरोसा रखो, डॉक्टर पे भरोसा रखो, और अपने स्ट्रेंथ को बिल्कुल मजबूत बना के रखो कि ठीक है ये सिर्फ एक फेज है, आप निकल जाओगे इससे, इसका आउटकम कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो, बट आप निकल जाओगे इससे। तो ये सोच के आगे बढ़ना चाहिए। मैं बहुत छोटे से शहर से आती हूँ, मेरे को इन सब चीजों की कोई नॉलेज नहीं थी कि क्या ट्रांसप्लांट होता है, क्या होता है। इतने बड़े हॉस्पिटल में तो मैं कभी गई भी नहीं थी गंगाराम में, बट फिर लगा कि नहीं ठीक है ये चीजें हैं। डॉक्टर से भी बात करी, चीजों को समझा, सर्च करा, फिर लगा कि नहीं यही होना है। और ठीक है, कई लोगों से बात करी मैंने जो इस सिचुएशन में थे, और ठीक है ये होना था तो ठीक है कोई बात नहीं। आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखो, पॉजिटिव होकर आगे बढ़ो। लाइक आप अगर किसी ऐसे सिचुएशन में हैं, आप कोई बात करना चाहते हैं, कोई कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे है एंड आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फील फ्री टू रीच मी। आई एम देयर टू मोटिवेट पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिजीज। थैंक यू।